हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट स्पेशली फॉर ग्रामर। वैसे तो हर संडे को लाइव क्लास हमारी रहती है, लेकिन कुछ असुविधाओं के कारण मैं अभी आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं। और आज संडे है तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कनेक्टिविटी हो पाए। ठीक है, तो अभी तक इस साल हमने ग्रामर नहीं पढ़ी है। तो पिछले साल तो हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन इस बार अभी सिर्फ हमने टेक्स्ट बुक दैट मीन्स फ्लेमिंगो को ही तैयार किया है, उसकी ही तैयारी हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे ग्रामर का जो नॉलेज है उसको हम चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में हमने जो ग्रामर पढ़ी है उसका अभी हमें कितना हमारी कैसी तैयारी है। तो आप क्या करें कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को आप देख लें और वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद लगाएं, इनके आंसर आप खुद दें। और इसी वीडियो में अभी मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आंसर क्या हैं। और फिर आप अपने आंसर चेक करके ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इतने नंबर आए हैं। कम नंबर आए हैं तो भी आपको कमेंट्स करके बताना है, उस लेवल के हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। और यदि आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी फ़िलहाल कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो ईमानदारी से आप इन प्रश्नों के उत्तर दें और इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें। क्लास 12th की इंग्लिश में जैसे आपकी टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामर वगैरह जो भी होती है वो सारी हम कंप्लीट कराते हैं। और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर लगाए होंगे। अब मैं आपको इनके आंसर बता रहा हूं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, आई सा वन, क्या लिखा हुआ है? वन आइड मैन। ठीक है, एम मैन लिखा है। यूज़ ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक, तो आर्टिकल मीन्स क्या होता है? आर्टिकल मतलब होता है ए, एन, द या फिर फाई, है ना। जहाँ पर ए, एन, द नहीं लगता है वहाँ फाई लगता है। तो देखिए, जब भी रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थान के बाद में जो सबसे पहला शब्द आता है उस शब्द के हिंदी उच्चारण को हम देखकर ए और एन में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वन। और वन के उच्चारण की जो शुरुआत हो रही है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो रही है। हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, मतलब यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ए का। तो आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है वो हो गया है ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, सी प्रिफर मिल्क, रिक्त स्थान टी। ऑप्शन दिए गए हैं टू, फ्रॉम, देन, इनमें से किसी एक का यूज़ करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया है, प्रिफर। ठीक है, प्रिफर एक कीवर्ड है जो अपने साथ में फिक्स प्रिपोजिशन टू लेके चलता है। अब है ना, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो टू हो जाएगा। ठीक है, और भी ऐसे शब्द हैं जैसे प्रिफर है, प्रायर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, सीनियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके साथ में हम फिक्स प्रिपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप उन सारे वीडियोज़ को देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, दे विल प्ले अ मैच टुडे, रिमूव विल। रिमूव विल का अर्थ ये है कि वाक्य से विल को हटाना है। तो विल है, इस विल को हटाना है। ठीक है, तो इसका भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। इसका रूल ये है कि जब हम वाक्य से विल को हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? गोइंग टू का यूज़ करते हैं। ठीक, तो विल को हटाकर तो हम क्या लगा देंगे? गोइंग टू लगा देंगे। और सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वो होती है इज़, एम और आर। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से किसी एक का हम चयन करेंगे। तो आंसर हो जाएगा दे। अब दे के साथ में क्या आता है? आर। ठीक है, अब विल के स्थान पर क्या लगा? गोइंग टू। और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही, प्ले अ मैच टुडे। ठीक है दोस्तों, अपने आंसर्स को अच्छे से चेक कीजिएगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। दूसरा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9 से लगाकर 12 तक की इंग्लिश को हमने कवर किया हुआ है और वीडियोज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, जैसे कक्षा 12वीं में आपकी अभी
हम फ्लेमिंगो कवर कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। जल्दी ही उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी इजी वे में, मतलब सरल तरीके से आप क्वेश्चन आंसर को याद कर सकें उस तरीके से। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है आई सेल गो टू भोपाल, इसमें क्वेश्चन टेक करना है। अब क्वेश्चन टेक क्या होता है, क्वेश्चन टेक का भी स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है ना, विथ एग्जाम्पल्स, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन टेक में जो भी वाक्य दिया जाता है उस वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब रहे उस हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं, और वो भी कौन सी, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं, है ना। जैसे डू होता है तो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है डोंट। क्या होती है, डोंट, ऐसी। तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल दी गई है, तो सेल का हम आएगा शैंट, SHANT, ये इसकी नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, पहले तो पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिखना है, हमने लिख दिया आई सेल गो टू भोपाल, फिर ये फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, तो वो आएगी SHANT, और जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। इसके और भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, कौन सी हेल्पिंग वर्ब की कौन सी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, उसके नियम क्या हैं, ये सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे जो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें है। ठीक है, अब दिया गया है इन ओब्लिक ब्यूल्ट ओब्लिक रोम ओब्लिक डे ओब्लिक ए ओब्लिक वाज ओब्लिक नॉट। ठीक है, इन जंबलिंग लेटर्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इनको सही क्रम में जमा कर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कैसे, देखो फार्मूला ये होता है, किसी भी सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर नॉट आता है। ठीक है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर अगर प्रीपोजिशन दिया गया है तो वो आता है, और फिर अदर वर्ड जो है वो। तो ये जो पूरा सेंटेंस बना, ये बना है रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये एक मुहावरा है ना, ईडीएम जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि हथेली पर दही नहीं जमता। जैसे हिंदी में है कि हथेली पर दही नहीं जमता, उसी प्रकार से रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जैसा देश एक दिन में नहीं बनता, इसका मुहावरा ये है, मुहावरे का अर्थ ये है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिया इज़ नॉट एज स्मार्ट एज मयूर, कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब रिया उतनी स्मार्ट नहीं है जितनी कि मयूर है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, क्लास 12 को अच्छे से कंप्लीट किया था। क्लास 12 का A to Z मटेरियल, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, क्वेश्चन आंसर हो, टेक्स्ट बुक वर्क बुक हो, टेस्ट हो, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन हो, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और यदि आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं स्पेशली फॉर इंग्लिश, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है एज सुन एज आई केम सी लाव्ड, नो सुनर देन का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, नो सुनर देन का यूज़ करना है। तो नो सुनर देन का रूल ये होता है कि वाक्य में यदि एज सुन एज दिया जाए तो एज सुन एज को हटाकर उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, नो सुनर लगाएंगे। और नो सुनर का एक रूल होता है कि नो सुनर के जस्ट बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर दोनों वाक्यों के बीच में THAN देन। तो देखिए इसका आंसर होगा एज सुन एज को हटाकर हम क्या लगाएंगे, नो सुनर। अब नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी वर्ब के अनुसार। तो यहाँ वर्ब है केम, कम केम कम, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सुनर
डिड, आई, अब केम का क्या हो जाएगा, कम, दोनों वाक्यों के बीच में देन, सी लाफ्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नो सुनर का भी स्पेशल वीडियो मिलेगा, कहाँ देखना है आपको, ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। अगला क्वेश्चन है सी हैज़ हार्डली, हार्डली लिखा हुआ है एल वाई है ना, HARDLY, हार्डली रिक्त स्थान मनी, सम और एनी में से किसी एक का यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम का यूज़ कब होता है और एनी का कब होता है। सम का यूज़ होता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट में, मतलब सकारात्मक वाक्य हो, और एनी का यूज़ होता है नेगेटिव स्टेटमेंट में, यदि नकारात्मक वाक्य हो तो इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो ये दिखने में तो हमें अफर्मेटिव लग रहा है, सकारात्मक लग रहा है, क्योंकि इसमें ना तो नॉट है, मतलब नॉट वगैरह नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा दिख रहा है, अफर्मेटिव। लेकिन इसमें एक वर्ड दिया गया हार्डली, हार्डली शब्द जो है वह अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, और इसका अर्थ होता है मुश्किल से। तो जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हार्डली, स्केर्सली, बेयरली इन शब्द का यूज़ होता है, तो हम वहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो सेमी नेगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमी नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव, सेमी नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी। कोई अगला है समवन हैज स्टोलन माई बुक्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस का रूल ये है, एक्टिव से पैसिव के भी सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, चाहे नरेशन हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, राइटिंग स्किल हो, जैसे लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर, कंपोजिशन, ठीक है, पोस्टर वगैरह सब सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी करवा रखी हैं। राइटिंग फॉर स्किल, राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी देखिएगा। तो जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं तो सबसे पहला रूल रहता है कि सेंटेंस को हम पहचानने की कोशिश करें कि किस टेंस का है। तो देखिए, इसको पहचानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर स्टोलन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट टेंस में होती है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और फिर हेल्पिंग वर्ब से हम ये पता लगाते हैं कि किस टेंस का है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है हैज़, तो हैव और हैज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब नियम हमारा ये है यहाँ पर कि दिया गया सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हम पैसिव वॉइस करते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक, उसके बाद में हम सेंटेंस से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है माई बुक, स्टोलन यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, और ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा ये, तो क्या होगा, माई बुक, बुक से है। अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन। ठीक है, अब बाय समवन करके लिखना चाहिए, है ना, ये रूल है। लेकिन जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो तो हम वहाँ पर बाय समवन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा माई बुक्स हैज़ बीन स्टोलन। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में हो सकता है कि सर ऐसा कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ। एक वाक्य तो आपने ये बोला कि किसी ने मेरी किताबें चुरा ली, और दूसरा वाक्य आपने ये बोला कि मेरी किताबें चुरा ली गई हैं। समझ में आ रहा है, तो दोनों वाक्य एक ही हैं, मेरी किताबें चुरा ली गई हैं और किसी ने मेरी किताबें चुरा ली। तो मेरी किताबें चुरा ली गई हैं वह पैसिव वॉइस है। अब उसमें हमने ये नहीं बताया है कि किसने चुराई है। समझ में आ गया। तो जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो तो हम वहाँ पर बाय समवन या बाय करके सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप एग्री हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें। लास्ट वाला क्वेश्चन है आई डिड इट। आई होप कि ये तो सभी ने लगभग सही किया होगा, है ना। तो इसका भी एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका मैं बता देता हूँ। जब भी सेंटेंस में पहले से ही डू, डिड या डज दिया जाए, क्या दिया जाए, डू, डिड या फिर डज दिया जाए, और सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पर डू, डिड या डज दिया गया है उसके आगे आपको सिर्फ नॉट डू लगा देना है, चाहे डिड हो, डू हो या डज हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आई डिड। ऐसा कैसे ही, इसके आगे हमने क्या लगाया, नॉट डू, और पूरा वाक्य ऐसा कैसे ही, इट। तो ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर आपको आए हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके जितने कमेंट्स आएंगे उसी से ही आपकी आगे की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और रेगुलर क्लासेस भी मैं आपकी स्टार्ट करूँगा।
अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और खूब मन लगाकर तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।